अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर भी आपको दें। यूनामा की अफगानिस्तान के सिक्योरिटी सेक्टर में एहतसाब से मुतालिक रिपोर्ट जारी हो चुकी है, जिसमें बताया गया कि तालिबान की शफाफियत के दावों और ज़मीनी सूरत हाल में बहुत खला है। तालिबान के साबिक जंगजू पुलिस, इंटेलिजेंस, फौज जेलों में तैनात हैं। मजीद इस रिपोर्ट में क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से जानेंगे, जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी सलमान। बिल्कुल ऐसा ही है। तालिबान रजीम जिस तरह से अफगानिस्तान के कानूनी, इंतजामी और सिक्योरिटी ढांचे को चला रहा है, उसके ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त तनकीदी रिपोर्ट सामने आई है। और अफगानिस्तान में जिस तरह से एक मुल्क को, एक 21वीं सदी के मुल्क को, 21वीं सदी के दौर के अंदर रहने वाले मुल्क को कुरून वस्ता या कबायली निज़ाम के जरिए चलाने की कोशिश की जा रही है, उसके हवाले से इस रिपोर्ट में निशानदेही की गई है। और बताया गया है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो पेशावर लोग हैं, जो ट्रेंड लोग हैं, उनके बजाय जो तालिबान के साथ काम करने वाले साबिक जंगजू हैं, जो कि राइफल्स चलाते रहे, फायरिंग करते रहे, अफगानिस्तान में जो फॉरेन ऑक्यूपेशन है उसके खिलाफ लड़ते रहे हैं, जिसके अंदर इंटेलिजेंस के लोग भी शामिल हैं, पुलिस के लोग भी शामिल हैं, जंगजू भी शामिल हैं, वो अब सारा मुल्क जो है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका नतीजा ये निकला है कि अफगानिस्तान के अंदर जो आईनी कानूनी ढांचा अमली तौर पर मुअत्तल हो चुका है, मनसूख हो चुका है। और अफगानिस्तान के अंदर जो बरसर इक़्तिदार तालिबान रजीम है, वो कुरान और सुन्नत की एक अपनी मनपसंद तशरीह के जरिए अफगानिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहा है। और उसके नतीजे में जो अदालतें हैं उन्हें भी कहा गया है कि वो तालिबान की जो तय करदा शरीयत है, तालिबान की जो मखसूस उनके फ़िक़ा के मामलात हैं, उसके मुताबिक ही तमाम तर चीज़ें जो है उमूर ज़िंदगी, रोज़मर्रा के मामलात वो अंजाम दें। और इस वक्त तालिबान रजीम का जो ढांचा है वो एक आईनी कानूनी ढांचे के बजाय जो उनके एक नाम नहाद अमीरुल मोमिनीन बने बैठे हैं, उनके फरामीन के जरिए चलाया जा रहा है। और उसमें आप जानते हैं कि सिक्योरिटी दारों, अदलिया, इंतजामिया के लिए कुछ उसूल दिए गए हैं। और सबसे जो खतरनाक चीज़ है वो ये है कि लोगों की जो निजी जिंदगी है उसके अंदर ये उसूल, ये मामला जो है वो मुदाखलत करते हैं। तालिबान सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ भी कितनी शिकायत के मामला सामने आते हैं, लेकिन तहकीकात और ये तमाम तर जो सजाओं के ऊपर कितना अमल दरामद हुआ, वो मामला तमाम के सामने नहीं लाए जाते। तो एक तरह से तालिबान रजीम अपने शहरियों को, अपने अवाम को जवाब दे नहीं है, बल्कि अपनी शरीयत की मनपसंद तशरीह के जरिए अफगानिस्तान के ऊपर इस वक्त वो कब्जा मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अब आपको खबर दें, जजेस तकर्री से मुतालिक जिसकी मंजूरी के बाद वजारत कानून का नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर अब जारी कर दिया गया है। हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती और तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान, लाहौर हाई कोर्ट्स में तैनातियां और तोसी दी गई हैं, जिसके मुतालिक अब नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। जजेस की तकर्री की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने इस नोटिफिकेशन को जारी किया, जिसमें इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान, लाहौर हाई कोर्ट्स में तैनातियां और तोसी दी जा चुकी हैं। तैयब बलोच से जानेंगे नोटिफिकेशन में मजीद क्या बताया गया है। तैयब बताइएगा। जी, सदर मुमलिकत की जानिब से एडिशनल जजेस की मंजूरी के बाद अब वजारत कानून की जानिब से बाकायदा जजेस का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। और इस हवाले से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में 19 एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दी थी। और उसके बाद जो है जबकि पेशावर हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश की गई थी। तमाम 22 जुलाई को ये समरी जो है वो सदर मुमलिकत को अरसाल की गई थी, लेकिन सदर मुमलिकत की जानिब से इनकी मंजूरी नहीं दी गई, जिसकी वजह से मामला तब्दुल का शिकार हुआ। और फिर उसके बाद ये मामला, इसके लिए जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को जो है वो ये चार्ज दिया गया कि वो सदर मुमलिकत के साथ मिलकर मुशावरत करें और जजेस की जो समरी है उसको मंजूर कराएं। और यूं कल का जो है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर सदर मुमलिकत के नुमाइंदे इरफान कादिर और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात हुए। और उसके बाद जो है वो अब सदर मुमलिकत की जानिब से बाकायदा ये समरी जो है वो मंजूर कर दी। और समरी मंजूर करने के बाद वजारत कानून की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है। और अब यूं ये जो नए जज 19 जज अपॉइंट हुए हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, ये जो है वो बहुत जल्द अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। जी, नोटिफिकेशन से मुतालिक डिटेल्स आपने शेयर की, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR के उमूर पर जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस में बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं है, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया।
انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے کسٹمز بانڈڈ ویئر ہاؤسز کی فزیکل ویریفیکیشن کروانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ غیر قانونی سرگرمی میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کی گئی۔ بانڈڈ تجارت ملک کی کل درآمدات کا 16.5% ہے۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ کسٹمز بانڈڈ ویئر ہاؤسز میں کسی بے ضابطگی کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ملک بھر کے کسٹمز بانڈڈ ویئر ہاؤسز کی فزیکل ویریفیکیشن کروانے کا فیصلہ بھی وزیر اعظم کی جانب سے کیا گیا۔ مزید کیا ڈیٹیلز ہیں اجلاس سے متعلق فہد چودھری سے جان لیتے ہیں۔ فہد چودھری، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیے، وزیر اعظم کی زیر صدارت FPR کے امور پر جائزہ اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ملک بھر کے کسٹمز بانڈڈ ویئر ہاؤسز کا 3 سال کا آزادانہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کروایا جائے۔ کسٹمز بانڈڈ ویئر ہاؤسز میں کسی بھی بے ضابطگی کی گنجائش نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ کسی بے ضابطگی اور غیر قانونی سرگرمی میں ملوث اہلکاروں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے۔ اجلاس کو کسٹم بانڈڈ ویئر ہاؤسز اور ان لینڈ ریونیو انفورسمنٹ کے حوالے سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ ویئر ہاؤسز میں پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق کارگو کی نگرانی وی باکس سسٹم سے منسلک ہے۔ بانڈڈ تجارت ملک کی کل درآمدات کا 16.5% ہے۔ وزیر اعظم نے کی ہدایت پر ملک بھر کی کسٹم بانڈڈ ویئر ہاؤسز کی فزیکل اسٹاک ویریفیکیشن کروائی جائے گی اور ان ویئر ہاؤسز کی لائسنسنگ اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اہم اجلاس سے متعلق آپ نے آگاہ کیا فہد، بہت شکریہ۔ انڈیپینڈنس ڈے کی اگر بات کریں تو ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ گلی گلی قومی پرچم لہرائے جا رہے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بیورو ہیڈ حیدرآباد عرفان آرائی سے جانتے ہیں۔ جی عرفان۔ جشن آزادی کی تیاریاں اس وقت زور و شور سے جاری ہیں۔ شہر میں شاید ہی کوئی شاہراہ ہو جہاں پر قومی پرچم موجود نہ ہو۔ اسٹالز لگے ہیں، قومی پرچم لہرا رہے ہیں، تیاریاں عروج پر ہیں۔ خاص طور پر بچوں میں بہت جوش و جذبہ ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کیا تیاری کی ہے جشن آزادی کی؟ ہم نے جھنڈیاں بھی لی ہیں گھر کو سجانے کے لیے اور پرچم ورچم لیے ہیں سب کچھ گھر پہ لگانے کے لیے۔ باقی بہت اچھی تیاریاں ہیں۔ بچوں میں کتنا جوش ہے؟ بہت جوش ہے ہمارے اندر کہ ہم بس بنا رہے ہیں پاکستان کو۔ جی، جوش ہے، جذبہ ہے، ملک سے محبت کا اظہار ہے اور جشن آزادی ہے۔ تو جشن آزادی کو دھوم دھام سے منانے کی تیاریاں، برقی کمکمے لگائے گئے ہیں عمارتوں پر اور خوبصورت ترین انداز میں گھروں کو سجایا جا رہا ہے تاکہ اپنی خوشی کا، جذبے کا اظہار کیا جا سکے۔ جی، اہم خبر آپ کو دیں، وفاقی کابینہ نے ایکسپورٹ پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ برآمدات بڑھانے کے لیے 3 خصوصی ایکسپورٹ فائنانس سبسڈی اسکیموں کی منظوری دی جا چکی ہے۔ فہد چودھری ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے جانیں گے اس حوالے سے۔ فہد، بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی دیکھیے، وفاقی کابینہ نے گزشتہ روز اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے ایکسپورٹ پیکج کی منظوری دی تھی۔ برآمدات بڑھانے کے لیے 3 خصوصی ایکسپورٹ فائنانس سبسڈی اسکیموں کی منظوری دی گئی ہے جس میں ایکسپورٹ فائنانس اسکیم شامل ہے۔ لانگ ٹرم ایکسپورٹ گروتھ فائنانسنگ کی سہولت متعارف کروائی جائے گی، جبکہ اضافی برآمدات پر کارکردگی سے مشروط ریبیٹ اسکیم کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ برآمدی پیکج میں SME شعبے کو خصوصی سہولتیں فراہم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ جی، تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ فہد۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کے باعث کراچی پورٹس پر 10,000 امپورٹ ایکسپورٹ کے ٹرکس رک گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے کفیل احمد ٹرانسپورٹرز آف گڈز ایسوسی ایشن کے صدر طارق گجر کے ہمراہ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ ڈیٹیلز کیا ہیں۔ اوور ٹو یو کفیل۔ ٹرانسپورٹر کی ہڑتال کا 4تھا روز ہے، تاہم اب انتہائی اہم مرحلے میں داخل جو ہے وہ ہڑتال اس لحاظ سے ہو گئی کہ اب ایکسپورٹ امپورٹ کے جتنے ٹرکس ہیں اس کی سپلائی مکمل طور پر جو چین ہے اس کو روک دے گی۔ طارق گجر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں گڈز ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن کے۔ طارق صاحب، کیا اپڈیٹس ہے؟ 4تھا روز ہے، گورنمنٹ سے مذاکرات بھی چل رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ بیسیکلی پہلے جو سٹرائک تھی وہ لینڈ کے ٹرانسپورٹر کی تھی، جو اس وقت KPK میں ہے، بلوچستان میں ہے، کشمیر میں ہے، یا پنجاب کے ہیں یا سندھ کے ہیں۔ تو ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ 8 تاریخ سے انہوں نے ہڑتال کا اعلان کیا تھا، ملک شہزاد عوان صاحب نے پریس کانفرنس کر کے 8 تاریخ سے ہڑتال کا اعلان کیا تھا۔ تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ پہلے ہڑتال کریں، اگر اس کو واقعی سنجیدہ ٹرانسپورٹر ہوئے تو کیونکہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ ہم جو اپنی سروسز ہیں وہ ہمیشہ کراچی پورٹ کو اور قاسم پورٹ کو جو مہیا کرتے ہیں، جس میں ہمارے ٹرک ہیں، ٹریلر ہیں، لفٹر ہیں، کرین ہیں، اور جب یہ سروس ہم بند کرتے ہیں تو پورٹ جو
जो है बिल्कुल मफलूज हो जाता है। तो हम नहीं ये चाहते थे कि अपने मुल्क पाकिस्तान का नुकसान करें। 14 अगस्त का भी टाइम है, तो लिहाजा जब गवर्नमेंट ने कुछ संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, ना सिंध गवर्नमेंट ने मुजाहरा किया है, ना ही फेडरल गवर्नमेंट ने, तो हमें बहालत मजबूरी कल बरोज़ पीर मोरखा 10 तारीख को रात को मैंने यहाँ से, ये जो मदीना चौक है हमारा कस्टम हाउस के सामने, यहाँ से मैंने दोनों पोर्ट पे, कराची पोर्ट में और कासम पोर्ट में बाइकाट का ऐलान कर दिया है। और आज से कोई भी गाड़ी जो आपको कराची पोर्ट में नहीं जाएगी। और हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर साहब से भी ये दरख्वास्त की थी कि आप फौरी तौर पे इस पे अपना जो है अपना अमल दखल डालें, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, वरना करोड़ों रुपए का एक दिन में नुकसान होता है। आप कितने उठाते हैं ट्रक्स और कितने? ये 4 टर्मिनल हैं कराची इस वक्त कराची पोर्ट पे, SAPT, KICT, KGTL और कासम पोर्ट, चारों टर्मिनल से पर डे 10,000 कंटेनर मूव होता है। हमने कभी स्ट्राइक नहीं किया, हम एहतजाज के तौर पे इस वक्त मलिक शहजाद वान के साथ शामिल हो गए। और ये बहुत बड़ा मसला है, अगर गवर्नमेंट इसको संजीदगी से नहीं लेगी तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है जी, अगर हुकूमत संजीदा इक़दाम नहीं करती, मसाइल हल नहीं करती, तो यकीनन ये बहुत बड़ा इकॉनमी के लिए जो है इस वक्त जो है वो धचका होगा। और हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स का यही कहना है कि हुकूमत देखे और फौरी मसाइल के हल के। अहम खबर है, अमरीका ईरान कशीद की दुनिया की नजरें पाकिस्तान, कतर और ओमान पर मरकूज है। पाकिस्तान अमरीका ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहा है। स्टेमसन सेंटर के मुताबिक इस वक्त आपको बताएं कि अमरीका ईरान कशीद की दुनिया की नजरें पाकिस्तान, कतर और ओमान पर मरकूज हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद का दौरा पाकिस्तान की सालसी पर तेहरान के एतमाद का मज़हर करार दिया गया। तफसीलात नुमाइंदा खुसूसी सलमान नवान से जानते हैं। सलमान, बताइएगा। बिल्कुल, IMO जो है उसी को पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि ये एक टेम्पलेट है, ये एक बुनियादी ढांचा फराहम करता है अगर अमेरिका और ईरान एक लॉन्ग लास्टिंग पीस की जानिब जाना चाहते हैं। और उस हवाले से जो स्टिम्सन सेंटर है उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि तमाम तर सूरत हाल के बावजूद, जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बावजूद, आज भी दुनिया की नजरें पाकिस्तान जो कि एक चीफ मीडिएटर के तौर पर सामने आया और उसके साथ साथ कतर और ओमान पर मरकूज हैं कि क्योंकि यही तीनों ममालिक जो है ईरान और अमेरिका को एक बार फिर सालसी के जरिए मुज़ाकरात की टेबल पर ला सकते हैं। और पाकिस्तान और कतर ने इस जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि अमेरिका ईरान को जंगबंदी और मुज़ाकरात की तरफ वापस लाने की मुश्तरका तजावीज़ पेश की हैं। इस हवाले से कहा जा रहा है कि ईरानी वज़ीर दाखिला का जो हालिया दौरा इस्लामाबाद था और पाकिस्तान की जो सालसी की तजवीज़ है वो उस पर एतमाद का मज़हर है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जानिब से ईरानी हम मनसब को इस्लामाबाद आने की दावत देना इस अमल के जारी होने और जारी रखने की ख्वाहिश का एक वाज़ह आज़म इससे जाहिर होता है। और पाकिस्तान इस वक्त वाहिद मुल्क है जो कि दोनों फरीकों के लिए काबिल एतमाद सादिक की हैसियत रखता है और इसी हैसियत में वो राब्ता कारी के जरिए एक इंतहाई अहम किरदार भी अदा कर रहा है। जी, सिंध में रेलवे ट्रैक पर बढ़ते वाक़यात, मीरपुर माथेलो के करीब DVM ट्रेन की बोगी ट्रैक से उतर गई। DVM ट्रेन कराची से लाहौर जा रही थी। अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर हुई है। सिंध में रेलवे ट्रैक पर बढ़ते वाक़यात, मीरपुर माथेलो के करीब DVM ट्रेन की ये बोगी है जो कि ट्रैक से उतर गई। DVM ट्रेन कराची से लाहौर जा रही थी। तफसीलात क्या हैं, हादी बख्श से जानते हैं। हादी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि मिरपुर के करीब कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेन की एक कोच मिरपुर माथेलो के करीब पटड़ी से उतर गई है। रेलवे हुकाम के मुताबिक वाक़े के बाद अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदरफ्त जो है मुतासिर हो गई है। रेलवे के हुकाम के मुताबिक DVM ट्रेन नाकारा बोगिया मरम्मत के लिए लाहौर लेकर जा रही थी। मिरपुर माथेलो के करीब उसकी एक कोच डीरेल हो गई। रेलवे हुकाम का कहना है कि ट्रैक की बहाली के लिए रोड़ी से रिलीफ ट्रेन तलब कर ली गई है। इमदादी कार्रवाई मुकम्मल होते ही अब ट्रैक को जल्द बहाल कर दिया जाएगा, जबकि वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला सामने नहीं आई थी। हादी बख्श, बहुत शुक्रिया। अहम खबर सामने आ रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए जजेस ने बतौर एडिशनल जज हल्फ उठा लिया है। जस्टिस अयाज शौकर, जस्टिस उमैर मजीद, जस्टिस शाहरुख अर्जुमन ने हल्फ उठा लिया। मजीद क्या तफसीलात हैं, अली शेर से जानते हैं। अली शेर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन ने की थी और उसमें सदर पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक तनाज़ा बना हुआ था और नोटिफिकेशन नहीं हो रहे थे, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर जस्टिस अरबाब ज़ाहिर जो हैं उनके हुक्म पर नोटिफिकेशन बिलाखिर जारी कर दिए गए हैं। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस जो हैं उन्होंने बतौर एडिशनल जज हल्फ उठा लिया है। इन जजेस में जस्टिस अयाज शौकत, जस्टिस उमैर मजीद और जस्टिस शाहरुख अर्जुमन शामिल हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब में
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो नुमाइंदे हैं, बार के जो अहदेदारान हैं वो मौजूद थे, साफियों की बड़ी तादाद मौजूद थी और वकला ने शिरकत की है। जी, हलबरदारी की तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है। हलबरदारी तकरीब में हाई कोर्ट के जजेस, बार के नुमाइंदे, वकला ने शिरकत की। अली शेर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।